Good afternoon, students. So, now in this video, we are going to discuss about the impact of land reforms. ठीक है कि लैंड रिफॉर्म्स का अब क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पर, रूरल सोसाइटी पर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉलोनियल पीरियड कि जो जब भी बेटा हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो वो क्या बात होती है हमारी 1757 से लेकर अराउंड 1947 तक जो पीरियड था हमारा, उसे हम कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं. ठीक है, 1757 क्यों, जब तब हुई थी हमारी बैटल ऑफ प्लासी, एंड 1764 में जब हमारी बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ था. आई थिंक आपने ये पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में. क्लियर. और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने धीरे धीरे रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो स्टार्टअप हो गया था और उससे इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे. क्लियर. जो फार्मर्स वीट और राइस प्रोड्यूस करते थे वो किस में चेंज हो गए थे, कमर्शियल एग्रीकल्चर में उन्होंने अपने लैंड को चेंज कर दिया था. क्लियर. जैसे कमर्शियल एग्रीकल्चर, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी थी इंस्टेड ऑफ राइस और वीट. तो इससे इकोनॉमी में जो था वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे. Clear? So I am starting the reading of this chapter. There are historical reasons why each region of India came to be dominated by just one or two major groups. But it is important to realize that this agrarian just one or two major groups. But it is important to realize that this agrarian structure has changed enormously over time from the pre-colonial to the colonial and after independence. ठीक है, तो यहाँ मतलब कि हमारे इस लैंड स्ट्रक्चर जो हमारे थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे. प्री कलोनियल में डिफरेंट था, कलोनियल में डिफरेंट था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत चेंजेस आए थे. वो हम इसमें पढ़ेंगे. जैसे हमने पहले देखा कि जो लैंड थी वो सिर्फ लैंड ऑनर्स जो थे वो सिर्फ हाई कास्ट अपर कास्ट के लोग होते थे, जिसमें हम ब्राह्मण्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, अदर जो अपर कास्ट हैं क्षत्रियज और वैश्यास, उनके पास जो है वो लैंड ऑनर्स होते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू कास्ट उनकी क्या ऑक्यूपेशन थी, सिर्फ प्रीस्ट्स की ऑक्यूपेशन थी. सो दे आर नॉट लैंड ऑनर्स. क्लियर. So while the same dominant castes were probably also cultivating castes in the pre-colonial period, they were not the direct owners of land. Instead, ruling groups such as the local kings or zamindars, landlords, who were also politically powerful in their areas and usually belonged to kshatriyas or other high castes. ठीक है, देखो यहाँ बता दिया कि ब्राह्मण्स जो थे वो नहीं होते थे लैंड ऑनर्स, क्षत्रियाज और अदर हाई कास्ट्स होते थे. ठीक है, और उन्हीं के पास वहाँ उस एरिया की पॉलिटिकल पावर होती थी. ऑब्वियसली जिसके पास लैंड ज़्यादा होगी, मनी ज़्यादा होगी, पॉलिटिकल पावर भी उसी के पास ज़्यादा होगी. The peasants or cultivators who worked the land had to hand over a substantial portion of the produce to them. ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारी प्री कलोनियल पीरियड की. ठीक है, प्री कलोनियल पीरियड में क्या होता था, ध्यान से सुनना. प्री कलोनियल पीरियड में क्या था कि ज़मींदार्स थे. ठीक है, जो ज़मींदार्स थे वो अपने नीचे, उनके नीचे डोमिनेंट कास्ट्स होती थी. डोमिनेंट कास्ट हम किसको कहते हैं, कल्टीवेटर्स को. तो ज़मींदार्स जो हैं वो कल्टीवेटर्स से काम करवाते थे. ठीक है, उनसे मनी कलेक्ट करते थे और मनी कलेक्ट कर कर ज़मींदार से ऊपर होते थे रूलर्स. ठीक है, और वो रूलर्स को मनी देते थे, जो किंग्स वगैरह होते थे. और ये चीज़ जो है वो पहले से ही डिसाइडेड होती थी, फिक्स्ड होती थी कि रूलर और ज़मींदार में कितना कितना प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होएगा. ठीक है, तो रूलर और ज़मींदार के प्री कलोनियल की ये बात हो रही है, जब कलोनियल पीरियड नहीं स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मैं बता रही हूँ. तो ज़मींदार्स और रूलर के बीच में पहले से ही ये फिक्स होता था कि कितना कितना शेयर वो एक दूसरे के साथ लेंगे. क्लियर. और कल्टीवेटर्स से वो ज़मींदार जो हैं वो काम करवाया करते थे. इसमें दोनों जो हैं ज़मींदार्स और ये बोथ आर क्षत्रियाज एंड वैश्यास, ये दोनों क्षत्रियाज और वैश्यास थे. बट अब आगे क्या है, व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, व्हेन द ब्रिटिश colonized India, in many areas they ruled through these local zamindars. They also granted property rights to the zamindars. Under the British, the zamindars were given more control over land than they had before.
अब जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने क्या करा, इंडिया को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अब जो वो ज़मींदार पैसा रूलर को देते थे, अब वो किसको देते हैं, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने कहा तुम पैसा हमें दोगे, अब ज़मींदार का रोल और भी ज़्यादा हो गया, वो और भी पक्के हो गए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जब आए कॉलोनियल पीरियड में तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 10/11 का जो शेयर है वो तुम हमें दोगे और 1/11 का शेयर ज़मींदार का होगा। उन्होंने ये शेयर एक फाइनलाइज कर लिया। ठीक है, जब उन्होंने ये शेयर फाइनलाइज कर लिया, ज़मींदार कल्टीवेटर्स से काम करवाते थे। ठीक है, उन्होंने ये तो शेयर कर लिया कि वो ब्रिटिशर्स को कितना देंगे, बट उन्होंने ये नहीं लैंड रेवेन्यू डिसाइड किया कि वो कल्टीवेटर्स से कितना चार्ज करेंगे, तो वो अनलिमिटेड करते रहे। तो इससे कल्टीवेटर्स की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई। क्लियर। और जो बेटा ब्रिटिशर्स ने 1791 में मतलब डिसाइड किया था कि 10/11 जो है प्रोडक्शन का हिस्सा वो ज़मींदार से लेंगे, वही उन्होंने कहा कि बाद में हमेशा लिया जाएगा। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो अगर 1820 में भी मतलब कि अगर हम उनसे वो प्रॉफिट ले रहे हैं तो वो उसी अकॉर्डिंगली लेंगे कि 10/11 जो है वो हिस्सा ब्रिटिशर्स का है और 1/11 ज़मींदार्स का होगा। तो इस टर्म को हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। क्लियर। तो अब क्या हुआ, व्हाट हैपन देन नेक्स्ट, कि ज़मींदार्स से जब उन्होंने ये चीज़ ऐसे करी तो उनके लैंड रेवेन्यूज़ बहुत हाई थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत हाई लैंड रेवेन्यूज़ जो थे वो चार्ज करे, तो ज़मींदार जो थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो संभाल नहीं पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ज़मींदार्स को तुम बीच में से हट जाओ, हम नए ज़मींदार अपॉइंट करेंगे। और वो जो नए ज़मींदार उन्होंने अपॉइंट करे वो लैंड ऑनर्स नहीं थे, वो सिटीज़ में रहते थे। तो उन ज़मींदार्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सेंटीज़ ज़मींदार। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुमसे ये चीज़ नहीं संभल रही है, तुमसे टैकल नहीं हो रहा, तुम यहाँ से जाओ, हम नए ज़मींदार रखेंगे जिनका वो बोला गया एब्सेंटीज़ ज़मींदार। ठीक है, और वो क्या थे, वो प्रॉफिट लेकर कल्टीवेटर से ब्रिटिशर्स को देते थे और उन ज़मींदार्स को कोई मतलब नहीं था टेक्नोलॉजी से, प्रोडक्टिविटी से। उनका काम सिर्फ क्या था, ब्रिटिशर्स को पैसा अपना यहाँ से पैसा लेना और वहाँ पर पैसा देना। क्लियर। सो सिर्फ वो मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, लेन देन का काम करते थे। प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट से उनका कोई मतलब नहीं था। क्लियर। तो सिंस द कॉलोनाइजर्स ऑल्सो इम्पोज्ड हैवी लैंड रेवेन्यू, देखो यहाँ पर वो यही बता रहा है जो मैंने समझाया है, ऑन एग्रीकल्चर द ज़मींदार्स एक्सट्रैक्टेड एज मच प्रोड्यूस और मनी एज दे कुड आउट ऑफ द कल्टिवेटर्स। वन रिजल्ट ऑफ दिस ज़मींदारी सिस्टम वॉज दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टेगनेटेड और डिक्लाइन ड्यूरिंग मच ऑफ द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो वो रीज़न था कि ज़मींदार उस चीज़ को नहीं संभाल पाए तो एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया ब्रिटिश पीरियड पर। सो फॉर पीजेंट्स फ्लेड फ्रॉम ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड वॉर्स डेसिग्नेटेड द पॉपुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कॉलोनियल पीरियड वर एडमिनिस्टर्ड थ्रू द ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे अब जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स थे कॉलोनियल पीरियड में वो एडमिनिस्टर्ड हुए न्यू ज़मींदारी सिस्टम, जिसमें मतलब कि एब्सेंटीज़ की मैं आपको बात बता रही हूँ। सो और कुछ एरियाज़ में क्या हुआ, दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल हैड व्हाट वेज was called रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। रैयत मीन्स कल्टीवेटर इन तेलुगु। फिर उन्होंने कुछ एरियाज़ में रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया। इन दिस सिस्टम द एक्चुअल कल्टीवेटर्स हु वर देमसेल्व्स ऑफन लैंडलॉर्ड्स एंड नॉट कल्टीवेटर्स रादर देन द ज़मींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। अब जो रैयतवाड़ी सिस्टम में था, जिसकी लैंड होती थी वही टैक्स देता था। ठीक है, तो ज़मींदार्स का बीच में से रोल इन्होंने कहीं ना कहीं फिनिश कर दिया। सो बिकॉज द कॉलोनियल गवर्नमेंट डेल्ट डायरेक्टली विद द फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स रादर देन थ्रू द ओवरलॉर्ड्स, द बर्डन ऑफ टैक्सेशन वॉज लेस एंड कल्टिवेशन हैड मोर इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। बीच में से ज़मींदार रिमूव हो गए, डायरेक्ट डीलिंग हो रही थी लैंड ऑनर्स के साथ टैक्सेस की, तो इसमें इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में इंक्रीज भी हो रहा था और हो रही थी। So as a result,
these areas became relatively more productive and prosperous. तो इस रीज़न से वो एरिया ज़्यादा प्रोडक्टिव और प्रॉस्पेरस हो गए. So this background about land revenue administration in colonial India, much of which you have learnt in your history books, is important to keep in mind when studying the agrarian structure of present day India. This is because it is through a series of changes starting in this period that the current structure evolved. ठीक है, तो अब हमारे करंट स्ट्रक्चर जो है एग्रीगेरियन सोसाइटी का, उसको समझने के लिए हमें प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल पीरियड का एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है. क्लियर? सो इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंट इंडिया. Thank you and have a nice day.